1922 की बात है। मशहूर मनोचिकित्सक कार्ल जुंग ने स्विट्जरलैंड में लेक ज्यूरिख के किनारे एक पत्थरों का टावर बनवाना शुरू किया था। हाँ, जिसे बोलिंजन टावर कहा जाता है। बिल्कुल। और अक्सर जब लोग इस टावर के बारे में सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद ये कोई हॉलिडे होम रहा होगा, मतलब जहां छुट्टियां मनाई जाती थी। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। एकदम सही। वो कोई आराम करने की जगह नहीं थी। बल्कि बिना किसी भटकाव के अपने दिमाग की क्षमता को उसकी आखिरी सीमा तक ले जाने का एक एकांत स्थान था वो। और आज हम जिस सोर्स मटेरियल में गोता लगाने वाले हैं वो कैल न्यूपोर्ट का यही शानदार कॉन्सेप्ट है, डीप वर्क। बहुत ही दिलचस्प विषय है ये। है ना। हमारा लक्ष्य है इस पूरे कॉन्सेप्ट के दोनों हिस्सों का गहराई से विश्लेषण करना। पहला ये कि डीप वर्क इतना मूल्यवान और दुर्लभ क्यों है, और दूसरा इसके वो 4 नियम क्या हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी इस स्तर का फोकस हासिल कर सकता है। तो आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। कार्ल जुंग को आखिर उस टावर में खुद को बंद करने की जरूरत क्यों पड़ी? या सबसे रोचक बात यह है कि कार्ल जंग के इस कदम से हमें डीप वर्क और शैलो वर्क के बीच का जो असली अंतर है वो समझ में आता है। मतलब गहरे और सतही काम का अंतर। हाँ बिल्कुल। उस समय जंग अपने ही मेंटर सिगमंड फ्राइड की विचारधाराओं से अलग होकर अपनी एक नई मनोवैज्ञानिक थ्योरी स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। जो कि कोई आसान काम नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये कोई ऐसा काम नहीं था जो शोरगुल के बीच हो सके। तो डीप वर्क यानी गहन काम वो पेशेवर गतिविधि है जिसे बिना किसी भटकाव के पूरी एकाग्रता के साथ किया जाता है। ये दिमाग की क्षमताओं को चरम पर धकेल देता है, कुछ नया और मूल्यवान बनाता है, और इसकी नकल करना दूसरों के लिए बहुत मुश्किल होता है। और इसके बिल्कुल उलट होता है शैलो वर्क, मतलब ऐसे काम जिनमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। जैसे कि लगातार ईमेल चेक करना। हाँ, या मैसेज का जवाब देना, बिना सोचे समझे स्प्रेडशीट अपडेट करना। ये काम तो भटकाओं के साथ भी बड़ी आसानी से किए जा सकते हैं, और इनसे दुनिया में कोई नया मूल्य भी नहीं जुड़ता। एकदम सही कहा। और इन स्रोतों में सिर्फ कार्ल जुंग ही नहीं बल्कि और भी कई बड़े नाम हैं जो इसी तरीके से काम करते आए हैं। बिल गेट्स का भी तो जिक्र है ना इसमें। हाँ, बिल गेट्स के थिंक वीक्स का उदाहरण ले लीजिए। गेट्स साल में 2 बार खुद को एक कैबिन में पूरी तरह से बंद कर लेते थे, बिना किसी डिस्टर्बेंस के। बिल्कुल, जहां उनका काम सिर्फ और सिर्फ किताबें पढ़ना और सोचना होता था। या फिर वुडी एलन को देखिए, जिन्होंने दशकों तक बिना किसी कंप्यूटर के एक साधारण मैनुअल टाइपराइटर पे अपनी सारी हिट फिल्में लिखी। ये सारे उदाहरण सच में बहुत ही विशाल और चौंकाने वाले हैं। सच में ये सब सुनकर लगता है कि फोकस में कितनी ताकत है, और ये डीप वर्क आज के समय में कितना मूल्यवान है। इसे समझने के लिए जेसन बेन की कहानी सच में बहुत शानदार है। वो फाइनेंस कंपनी वाले जेसन बेन। हाँ, जेसन एक फाइनेंस कंपनी में काम करते थे। उनका रोज का काम एक्सेल स्प्रेडशीट में डेटा डालना था। हालत ये थी कि वो खुद को एक ह्यूमन स्प्रेडशीट मानने लगे थे, जो कि बहुत हताश करने वाला होता है। बिल्कुल। फिर एक दिन उन्हें एहसास हुआ कि उनका ये पूरा काम तो एक छोटी सी एक्सेल स्क्रिप्ट से आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है, जो कि आज की अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ी सच्चाई है। ऑटोमेशन बहुत तेजी से सतही कामों को निगल रहा है। एकदम सही। तो जेसन ने फैसला किया कि वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जैसी मुश्किल स्किल सीखेंगे। लेकिन परेशानी ये थी कि उनका दिमाग इंटरनेट और भटकाव का इतना आदी हो चुका था कि वो एक पन्ना भी ध्यान से नहीं पढ़ पाते थे। ये तो बहुत से लोगों की कहानी इलाज है ना। इसके बाद उन्होंने एक बहुत ही सख्त कदम उठाया। खुद को एक ऐसे कमरे में बंद कर लिया जहां कोई कंप्यूटर या इंटरनेट नहीं था, सिर्फ किताबें थीं, नोट कार्ड्स और एक हाइलाइटर। मतलब पूरी तरह से डिजिटल डिटॉक्स। हाँ, उन्होंने बहुत ही तकलीफ के साथ डीप वर्क की आदत डाली, अपना फोकस वापस हासिल किया और एक बेहद मुश्किल कोडिंग बूट कैंप टॉप कर लिया। नतीजा यह हुआ कि एक ह्यूमन स्प्रेडशीट की $40,000 की नौकरी छोड़कर वो सीधे $1 लाख की सैलरी वाले एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर डेवलपर बन गए। अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो जेसन की ये कहानी इस नई इकोनॉमी के बहुत बड़े नियम को सामने लाती है। वो नियम क्या है? अर्थशास्त्रियों के अनुसार आज की इस नई अर्थव्यवस्था में 3 तरह के लोग ही सबसे बड़ी जीत हासिल करेंगे। ठीक है। पहले है हाई स्किल्ड लोग, जैसे डेटा साइंटिस्ट, नेट सिल्वर, जो जटिल मशीनों और डेटा के साथ काम कर सकते हैं। दूसरे हैं सुपरस्टार्स, जैसे डेविड हाइनेमायर हैंसन, जो अपने क्षेत्र में सबसे बेहतरीन हैं और कहीं से भी काम कर सकते हैं। बिल्कुल। और तीसरे हैं मालिक, जिनके पास निवेश करने के लिए बड़ी पूंजी है, जैसे वेंचर कैपिटलिस्ट जॉन डोर। लेकिन हर किसी के पास तो जॉन डोर जैसी पूंजी नहीं होती। तो बाकी 2 श्रेणियों में आने का क्या तरीका है?
वही सबसे अहम बात है। बाकी 2 श्रेणियों में आने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। मुश्किल चीजों को जल्दी सीखना और उच्च स्तर पर गुणवत्ता वाला उत्पादन करना। और न्यूरोलॉजी के नजरिए से देखें तो ये दोनों चीजें डेलिब्रेट प्रैक्टिस यानी जानबूझकर किए गए गहरे अभ्यास के बिना संभव नहीं है। जब कोई इंसान बिना भटकाव के एक ही मुश्किल चीज पर अपना पूरा ध्यान लगाता है तो दिमाग के न्यूरॉन्स के चारों ओर माइलिन नाम का एक टिश्यू विकसित होने लगता है। थोड़ा रुकते हैं, ये माइलिन असल में क्या काम करता है? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। इसे बिजली के तार के ऊपर चढ़ी हुई प्लास्टिक की कोटिंग या इंसुलेशन की तरह समझ सकते हैं? अच्छा, तार में इंसुलेशन जितना मोटा होगा, करंट उतनी ही तेजी से और बिना लीक हुए बहेगा। जब दिमाग गहरे फोकस में होता है तो वो माइलिन की परत को मोटा करता है, जिससे उस खास स्किल से जुड़े न्यूरॉन्स बहुत तेजी से और सटीकता से काम करने लगते हैं। बिल्कुल। इसीलिए मशहूर प्रोफेसर एडम ग्रांट एक ही साल में इतने सारे बेहतरीन एकेडमिक पेपर लिख पाते हैं, क्योंकि वो महीनों तक अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं और ईमेल पर ऑटो रिस्पॉन्डर लगा देते हैं। वो अपने माइलिन को विकसित होने का पूरा मौका देते हैं। लेकिन तब क्या होता है जब कोई व्यक्ति एक गहरी रिपोर्ट लिख रहा हो और बीच में सिर्फ एक बार अपना ईमेल चेक कर ले? इसमें तो कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। यहीं पर सोफी लेरॉय की अटेंशन रेजिड्यू या ध्यान का अवशेष वाली रिसर्च सामने आती है। ये क्या होता है? जब कोई एक काम से दूसरे काम पर स्विच करता है ना, जैसे रिपोर्ट लिखते हुए अचानक ईमेल देखना, तो दिमाग पूरी तरह से दूसरे काम पर नहीं जाता। ध्यान का एक बड़ा हिस्सा उस पहले वाले काम पर ही अटका रह जाता है। ओहो। और जब वो वापस रिपोर्ट पे आता है तो दिमाग का कुछ हिस्सा उस ईमेल के बारे में सोच रहा होता है। इस अटेंशन रेसिड्यू के वजह से काम की गुणवत्ता बहुत तेजी से गिरने लगती है। ये तो सच में बहुत डरावना है कि दिन भर की ये छोटी छोटी मल्टीटास्किंग असल में दिमाग को कितना नुकसान पहुंचा रही है। बिल्कुल। और सबसे अजीब बात यह है कि अगर डीप वर्क इतना ही मूल्यवान है तो आज के बिजनेस की दुनिया में ये इतना दुर्लभ क्यों हो गया है? स्रोत बताते हैं कि फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियां दुनिया का सबसे बड़ा ओपन ऑफिस प्लान बना रही हैं। हाँ, जहां हजारों लोग एक ही बड़े हॉल में बिना किसी दीवार के बैठते हैं। बिल्कुल। हॉल जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल हो रहा है, जहां तुरंत रिप्लाई करने की होड़ मची रहती है। यहाँ तक कि न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी गंभीर संस्थाएं भी अपने पत्रकारों को लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने को कह रही हैं। ये सब तो एक तरह का बहुत बड़ा भटकाव है। फिर कंपनियां ऐसा क्यों कर रही हैं? इसके पीछे का कारण बहुत ही दिलचस्प है। इसे समझने के लिए हमें मैट्रिक ब्लैक होल के कॉन्सेप्ट को देखना होगा। अटलांटिक मीडिया के एक अधिकारी टॉम कॉकरेन ने एक बार हिसाब लगाया था। क्या हिसाब लगाया? कि उनकी कंपनी सिर्फ ईमेल भेजने और पढ़ने पर साल का $10 लाख से ज्यादा खर्च कर रही थी। बाप रे। हाँ। लेकिन नॉलेज वर्क में जहां लोग जानकारी और विचारों से काम करते हैं, वहां ये नापना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सा काम असल में फायदा दे रहा है और कौन सा नहीं। ये एक ब्लैक होल की तरह है जहां समय और पैसा तो जा रहा है, लेकिन आउटपुट का सटीक अंदाजा नहीं लग पा रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि चूंकि ये नापना मुश्किल है कि कौन कितनी वैल्यू बना रहा है, इसलिए लोग सिर्फ व्यस्त दिखने का नाटक करते हैं? एकदम सही। इसे बिजीनेस एज अ प्रॉक्सी फॉर प्रोडक्टिविटी कहा गया है, यानी सिर्फ व्यस्त दिखने को ही उत्पादकता मान लेना। जब किसी के पास ये साबित करने का कोई स्पष्ट पैमाना नहीं होता कि वो कितना अच्छा काम कर रहा है, तो वो सबसे आसान रास्ता चुनता है। मीटिंग्स में जाना, हर ईमेल का तुरंत जवाब देना और ऑफिस में सबसे ज्यादा भागदौड़ करते हुए दिखना। ये सब सिर्फ ये जताने के लिए होता है कि वो इंसान कंपनी के लिए बहुत उपयोगी है। लेकिन जो लोग इस दिखावे की दौड़ से बाहर निकलकर असल गहराई में जाते हैं, उनकी जिंदगी में एक अलग ही ठहराव और अर्थ आ जाता है। किताब में रिक फूरर नाम के एक लोहार की कहानी दी गई है। हाँ, जो बहुत ही पुराने और मुश्किल तरीकों से तलवारें बनाने का काम करते हैं। बिल्कुल। जब वो भट्टी के सामने खड़े होकर धातुओं को पीट कर आकार दे रहे होते हैं, तो उनके चेहरे पर पसीने के साथ साथ एक गजब का सुकून होता है। इसे क्राफ्ट्समैनशिप या कारीगरी का संतोष कहा गया है। ये सिर्फ हाथ से काम करने वालों तक सीमित नहीं है। ये किसी भी ऐसे काम में मिल सकता है जो पूरी एकाग्रता से किया जाए। जी हाँ, और मनोविज्ञान की भाषा में इसे मिहाली सिक्सेंट-मिहाली की फ्लो स्टेट कहा जाता है। उन्होंने अपनी दशकों की रिसर्च में पाया कि लोग आराम करते हुए या खाली बैठे हुए उतने खुश नहीं होते जितने भी किसी मुश्किल और अर्थपूर्ण काम में पूरी तरह से डूब जाने पर होते हैं। बिल्कुल। जब दिमाग किसी चुनौतीपूर्ण काम में अपनी 100% क्षमता लगा रहा होता है,
तो उसके पास छोटी-मोटी नकारात्मक चिंताओं या जीवन की परेशानियों के बारे में सोचने के लिए कोई खाली जगह ही नहीं बचती। मतलब दिमाग का पूरा हार्ड ड्राइव एक ही भारी सॉफ्टवेयर को चलाने में लगा है, तो बैकग्राउंड में कोई और वायरस या चिंता चल ही नहीं सकती। बहुत ही सटीक उदाहरण है। दार्शनिक ह्यूबर्ट ड्रेफस और शॉन डॉरेंस केली भी यही कहते हैं कि किसी भी काम की कारीगरी में एक तरह की पवित्रता छिपी होती है। इसलिए एक गहरा जीवन ही वास्तव में एक अच्छा जीवन है। स्रोत इसे होमो सेपियंस दीपेंसिस की तरह परिभाषित करते हैं, मानव की एक ऐसी प्रजाति जो सिर्फ उथले पानी में तैरने के बजाय गहराई में गोता लगाने पर ही फलती फूलती है। बहुत ही बढ़िया विचार है। और यहीं से हम इस स्रोत के दूसरे हिस्से में प्रवेश करते हैं, वो 4 नियम जो इस होमो सैपियंस दीपेंसिस को असल दुनिया में लागू करने का तरीका बताते हैं। पहला नियम कहता है वर्क डीपली, यानी गहराई से काम करें। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हर इंसान का काम अलग होता है, इसलिए डीप वर्क को शेड्यूल करने की 4 अलग-अलग फिलॉसफी दी गई हैं। जैसे पहली है मोनास्टिक या सन्यासी तरीका। मशहूर कंप्यूटर साइंटिस्ट डोनाल्ड नुथ इसी का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने अपने जीवन से बाकी सारे सतही कामों और भटकावों को पूरी तरह खत्म कर दिया है, ताकि वो सिर्फ अपनी रिसर्च पर ध्यान दे सकें। लेकिन जाहिर है हर कोई दुनिया से कटकर सन्यासी नहीं बन सकता। इसलिए कार्ल जुंग का बायमोडल तरीका आता है। इसमें समय को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। कुछ दिन या हफ्ते पूरी तरह से एकांत में डीप वर्क करना और बाकी समय एक सामान्य जीवन जीना। और जो लोग 9 से 5 की नौकरी करते हैं, उनके लिए तीसरी फिलॉसफी है रिदमिक तरीका, जैसे ब्रायन चैपल नाम के व्यक्ति ने किया। इसमें हर रोज एक निश्चित समय तय कर लिया जाता है, जैसे सुबह 5 बजे से 7 बजे तक सिर्फ डीप वर्क करना और फिर अपने सामान्य काम पे चले जाना। और चौथी फिलॉसफी तो शायद सबसे मुश्किल है, वॉल्टर आइजैक्सन का जर्नलिस्टिक तरीका। हाँ, जहां जब भी और जहां भी खाली वक्त मिले, इंसान तुरंत स्विच ऑन करके डीप वर्क मोड में चला जाए। यहाँ ये बात ध्यान रखने वाली है कि किसी भी व्यक्ति को अपने पेशे के हिसाब से ही इनमें से कोई एक फिलॉसफी चुननी चाहिए। जो तरीका एक लेखक के लिए काम करता है, जरूरी नहीं कि वो एक कंपनी मैनेजर के लिए भी काम करे। सही बात है। इसके साथ ही इच्छा शक्ति या विल पावर पर अंधा भरोसा नहीं किया जा सकता, वो बहुत सीमित होती है। इसलिए रिचुअल्स या कर्मकांड बनाने जरूरी हैं। रिचुअल्स जैसे मशहूर लेखक रॉबर्ट कारो अपने ऑफिस को एक खास तरीके से सेट करते थे। किताबें कहाँ होंगी, रोशनी कैसी होगी, ये सब पहले से तय होता था। ये रिचुअल्स दिमाग को एक सिग्नल देते हैं कि अब बाहरी दुनिया को भूलकर गहराई में जाने का समय आ गया है। और कभी-कभी तो फोकस करने के लिए कुछ बहुत बड़े कदम भी उठाने पड़ते हैं। किताब में से ग्रैंड जेस्चर कहा गया है, जैसे जेके रोलिंग का किस्सा। हाँ, हैरी पॉटर वाली कहानी। बिल्कुल। जब वो हैरी पॉटर सीरीज की अपनी आखिरी किताब लिख रही थी, तो घर का माहौल और शोरगुल उन्हें बहुत परेशान कर रहा था। इससे बचने के लिए उन्होंने एक बहुत ही महंगे 5 सितारा होटल में कमरा बुक कर लिया। इस तरह के बड़े खर्चे और कदम दिमाग को ये समझा देते हैं कि जो काम किया जा रहा है वो बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए अब ध्यान भटकने की कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल। और जब व्यवसाय या नौकरी की बात आती है, तो इसे लागू करने के लिए 4 डिसिप्लिन्स ऑफ एग्जीक्यूशन या 4DX का फ्रेमवर्क बहुत काम आता है। इसमें लीड मेजर्स और लैग मेजर्स के बीच का अंतर समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये लीड और लैग मेजर्स सुनने में थोड़े तकनीकी लगते हैं, इन्हें एक उदाहरण से कैसे समझेंगे? मान लीजिए कोई किताब लिख रहा है। किताब का पूरा होके पब्लिश होना एक लैग मेजर है। ये अंत में दिखने वाला परिणाम है, जिसे रोजाना कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ठीक है। लेकिन लीड मेजर वो है जिसे रोज नापा जा सकता है, जैसे आज डीप वर्क में कितने घंटे बिताए गए। जब ध्यान पूरी तरह से इन घंटों को नापने पर होता है और उसका एक विजुअल स्कोरबोर्ड सामने रखा जाता है, तो इंसान अपने आप रोजाना गहराई से काम करने के लिए प्रेरित होता है। ये तो बात हुई गहराई में जाने की, लेकिन इसका दूसरा नियम बहुत ही अजीब लगता है, एम्ब्रेस बोर्डम, यानी बोरियत को अपनाएं। आज के दौर में जहां किसी को अगर लिफ्ट का इंतजार करते हुए 10 सेकंड भी खाली खड़ा होना पड़े, तो वो तुरंत अपनी जेब से स्मार्टफोन निकाल लेता है। बोरियत को अपनाना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर दिमाग को हर खाली पल में स्क्रीन देखने की आदत पड़ गई है, तो उसकी वायरिंग ही बदल जाती है। स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर क्लिफर्ड नैस की रिसर्च बहुत स्पष्ट रूप से बताती है कि जो लोग लगातार मल्टीटास्क करते हैं और हर भटकाऊ को तुरंत गले लगा लेते हैं, वे चाहकर भी फोकस करने की क्षमता वापस नहीं ला पाते। बिल्कुल। उनका दिमाग हमेशा नए स्टिमुलस या उत्तेजना की तलाश में रहता है। तो यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि इसका समाधान क्या है?
क्या डिजिटल डिटॉक्स पे चले जाना चाहिए? समाधान ये नहीं है कि इंटरनेट या भटकाव से ब्रेक लिया जाए, बल्कि समाधान ये है कि फोकस से ब्रेक लिया जाए। फोकस से ब्रेक? हाँ, स्रोत में इंटरनेट ब्लॉक्स शेड्यूल करने की तकनीक सुझाई गई है। इसका मतलब है कि इंटरनेट के इस्तेमाल का समय पहले से लिख लिया जाए और उस समय के बाहर चाहे कितनी भी बोरियत क्यों ना हो, कितनी भी बेचैनी क्यों ना हो, इंटरनेट का इस्तेमाल बिल्कुल ना किया जाए। वाह! ये कोई तकनीक नहीं है, बल्कि बोरियत को सहने की एक दिमागी कसरत है। जब दिमाग बिना भटकाव के खालीपन को सहना सीख जाता है, तब जाकर उसकी एकाग्रता की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। और इन मांसपेशियों को और ताकतवर बनाने के लिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट के कॉलेज के दिनों का उदाहरण बहुत प्रेरणादायक है। वे अपने दिन का बहुत कम हिस्सा पढ़ाई को देते थे, क्योंकि उन्हें बॉक्सिंग और बाकी शौक भी पूरे करने होते थे। लेकिन जब वो पढ़ते थे तो उनकी इंटेंसिटी देखने लायक होती थी। इसे रूजवेल्ट डैश का नाम दिया गया है। अपने किसी महत्वपूर्ण काम के लिए जानबूझकर बहुत कम समय की एक नकली डेडलाइन सेट करना और फिर पूरी ताकत से उसे खत्म करने में जुट जाना। इसके अलावा एक और बेहतरीन तकनीक है जिसका नाम है प्रोडक्टिव मेडिटेशन। ये कैसे काम करता है? ये बहुत ही दिलचस्प है। इसमें किसी शारीरिक काम को करते हुए, जैसे पार्क में पैदल चलते हुए या नहाते हुए, अपना पूरा ध्यान किसी एक प्रोफेशनल समस्या को सुलझाने पर लगाया जाता है। अच्छा। जैसे ही दिमाग इधर उधर भटकने लगे, उसे सख्ती से वापस उसी समस्या पर लाना होता है। साथ ही डैनियल किलोव जैसे मेमोरी चैंपियंस का उदाहरण ये साबित करता है कि ताश के पत्ते याद करने जैसी मेमोरी ट्रेनिंग करने से न सिर्फ याददाश्त बढ़ती है, बल्कि किसी भी इंसान की भारी फोकस करने की क्षमता में भी जबरदस्त सुधार आता है। एकदम सही। इसके बाद आता है नियम नंबर 3, जो शायद आज के समय में सबसे ज्यादा बहस का विषय है, क्विट सोशल मीडिया, यानी सोशल मीडिया छोड़ें। इसमें लेखक बराटुंडे थर्स्टन का किस्सा बहुत ही ध्यान खींचने वाला है। हाँ, जो हमेशा ऑनलाइन रहते थे। बिल्कुल, वो हर वक्त ट्विटर, फेसबुक और इंटरनेट पर रहते थे। एक समय ऐसा आया कि वो बुरी तरह से बर्न आउट हो गए, उनका दिमाग सुन पड़ने लगा। तब उन्होंने 25 दिनों तक इंटरनेट और सोशल मीडिया से पूरी तरह संन्यास ले लिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि 25 दिन बाद वो फिर से उसी जाल में फंस गए। तो क्या सोशल मीडिया को पूरी तरह से छोड़ देना ही एकमात्र रास्ता है? वही तो बात है। आज के नेटवर्क वाले दौर में तो ये करियर के लिए खतरनाक भी हो सकता है। बिल्कुल। इसीलिए इंटरनेट को पूरी तरह से छोड़ना कोई व्यवहारिक समाधान नहीं है। यहाँ समझने वाली बात 2 अलग-अलग अप्रोच के बीच का अंतर है, एनी बेनिफिट अप्रोच और क्राफ्ट्समैन अप्रोच। ये एनी बेनिफिट अप्रोच क्या है? अक्सर लोग सोशल मीडिया इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद इससे मुझे कोई नया क्लाइंट मिल जाए या शायद कोई काम की खबर मिल जाए। ये है एनी बेनिफिट अप्रोच, किसी भी छोटे मोटे फायदे के लिए एक बड़े भटकाव को जिंदगी में आने देना। लेकिन जो असली कारीगर या क्राफ्ट्समैन होते हैं, उनका नजरिया अलग होता है। जैसे मैल्कम ग्लैडवेल और माइकल लुइस जैसे दुनिया के बेहतरीन लेखक ट्विटर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? क्योंकि वे क्राफ्ट्समैन अप्रोच अपनाते हैं। एक बढ़ई किसी औजार का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए नहीं करता क्योंकि वो औजार शायद कभी काम आ जाए। वो वही औजार चुनता है जो उसके काम में सबसे सटीक बैठे। बिल्कुल। इसी तरह ये लेखक सिर्फ उन्हीं टूल्स का इस्तेमाल करते हैं जो उनके सबसे महत्वपूर्ण पेशेवर लक्ष्यों में सीधा और बड़ा योगदान देते हैं। अगर ट्विटर उनके लेखन को बेहतर नहीं बना रहा, तो वे उसे अपनी जिंदगी में कोई जगह नहीं देते। ये अप्रोच सच में बहुत तार्किक है और उसे अपनी जिंदगी में परखने के लिए रायन निकोडेमस की पैकिंग पार्टी का विचार बहुत काम आ सकता है। पैकिंग पार्टी? हाँ, रायन ने एक बार अपना घर का सारा सामान डिब्बों में पैक कर दिया था और सिर्फ वही सामान बाहर निकाला जिसकी उन्हें सच में जरूरत महसूस हुई। इसी तर्ज पर सोशल मीडिया के लिए 30 दिन का बैन लगाया जा सकता है। 30 दिनों तक कोई फेसबुक नहीं, कोई इंस्टाग्राम नहीं। बिल्कुल। और उसके बाद खुद से 2 सवाल पूछने हैं। पहला, क्या इन 30 दिनों में सोशल मीडिया के बिना जिंदगी बेहतर रही? और दूसरा, क्या मेरे ऑनलाइन ना होने से किसी को सच में कोई फर्क पड़ा? और सच बात तो यह है कि ज्यादातर मामलों में किसी ने ध्यान भी नहीं दिया होता। बिल्कुल सही कहा। और जब इंसान सोशल मीडिया छोड़ता है तो उसके पास बहुत सारा खाली समय बच जाता है। इस खाली समय का सही इस्तेमाल करने के लिए आर्नोल्ड बेनेट की एक बहुत पुरानी फिलॉसफी को समझना जरूरी है। वो क्या है? उनका कहना था कि काम के बाद के समय को, यानी शामों और वीकेंड्स को पहले से प्लान करना चाहिए। अगर खाली समय के लिए कोई अच्छी हॉबी या किताबें पढ़ने का रूटीन पहले से तय नहीं होगा, तो थका हुआ दिमाग सबसे आसान भटकाव की तरफ ही जाएगा। जैसे बज़फीड के आर्टिकल्स पढ़ना या लगातार शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल करना। बिल्कुल।
अब आते हैं चौथे और आखिरी नियम पर, ड्रेन द शैलोज, यानी सतही काम को कम करें। 37 सिग्नल्स, जिसे अब बेस कैंप कंपनी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने एक बहुत ही गजब का प्रयोग किया। उन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए 5 दिन के हफ्ते को घटाकर 4 दिन का कर दिया। मतलब काम का समय कम कर दिया। हाँ, और नतीजा क्या रहा? काम उतना ही पूरा हुआ। असल में कम समय होने की वजह से लोगों ने सिर्फ वो सतही काम छोड़ दिए जो जरूरी नहीं थे, जैसे बिना मतलब की लंबी मीटिंग्स, और अपना पूरा ध्यान सिर्फ महत्वपूर्ण कामों पर लगाया। इस प्रयोग से ये साफ होता है कि दिन का एक एक मिनट पहले से शेड्यूल करना कितना जरूरी है। अब सवाल ये आता है कि ये कैसे पता चले कि कौन सा काम सतही है और कौन सा गहरा। इसके लिए स्रोत एक बहुत ही सटीक पैमाना देते हैं। वो पैमाना क्या है? खुद से पूछें कि क्या एक नया कॉलेज ग्रेजुएट इस काम को कुछ ही महीनों की ट्रेनिंग से आसानी से कर सकता है? मतलब अगर मुझे सिर्फ डेटा एंट्री करनी है तो वो तो कोई भी नया लड़का कर लेगा। बिल्कुल। अगर जवाब हाँ है तो वो एक सतही काम है। ऐसे कामों को जितना हो सके कम करना चाहिए। इसके लिए अपने बॉस से शैलो वर्क बजट के बारे में बात करनी चाहिए। एक लिमिट सेट करनी चाहिए कि हफ्ते का कितना प्रतिशत समय ऐसे उथले कामों में दिया जाएगा, ताकि बाकी समय गहरे काम के लिए बचाया जा सके। और इसे सख्ती से लागू करने के लिए फिक्स्ड शेड्यूल प्रोडक्टिविटी बहुत काम आती है। जैसे यह तय कर लेना कि शाम 5:30 बजे के बाद ऑफिस का कोई काम नहीं करना है। जब दिमाग को पता होता है कि 5:30 बजे के बाद कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, तो वो खुद ब खुद दिन के समय में ज्यादा उत्पादक होने के और भटकाव से बचने के तरीके खोज लेता है। सही बात है। साथ ही सेंडर फिल्टर्स का इस्तेमाल करना भी जरूरी है, यानी ईमेल पर पहले से कुछ नियम लगा देना ताकि लोग बेवजह संपर्क ना करें। और जब किसी को जवाब देना भी हो तो प्रोसेस सेंट्रिक ईमेल भेजें, मतलब एक ही ईमेल में आगे के सारे कदम स्पष्ट कर दें। जैसे अगर ए हुआ तो बी करेंगे और अगर बी हुआ तो सीधा बुधवार को मिलेंगे। बिल्कुल, इससे बार बार ईमेल नहीं करना पड़ता और दिमाग में चल रहे काम के लूप्स हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। बिल्कुल सही। तो इस सारी जानकारी को अगर एक जगह समेटे तो इसका असल मतलब क्या निकलता है? इन सारे स्रोतों और नियमों को गहराई से समझने के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि आज की इस इंफॉर्मेशन इकोनॉमी में डीप वर्क एक सुपर पावर बन चुका है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक दिन में ज्यादा काम निपटाने या प्रोडक्टिविटी हैक के बारे में नहीं है, बल्कि ये अपने प्रोफेशन में असली संतुष्टि, महारत और सार्थकता पाने का एक बेहद ठोस रास्ता है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। आज के इस डिजिटल दौर में भटकावों पर नियंत्रण पाना कोई आसान काम नहीं है। हर पल कोई न कोई ऐप, कोई न कोई नोटिफिकेशन ध्यान खींचने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन जो लोग इस भटकाव के जाल को हरा देते हैं और डीप वर्क की कला में माहिर हो जाते हैं, वही दुनिया में सबसे मूल्यवान और बेहतरीन चीजें बनाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे बिल गेट्स ने अपने एकाग्र फोकस के दम पे एक पूरी नई इंडस्ट्री खड़ी कर दी थी। अब अंत में इन स्रोतों से परे एक विचार जो सच में झकझोर देता है। जो भी लोग इस डीप डाइव को सुन रहे हैं, जरा सोचिए, जिस तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन आगे बढ़ रहे हैं, क्या आने वाले कल में दुनिया साफ तौर पर 2 हिस्सों में नहीं बढ़ जाएगी? ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है। एक तरफ वो मुट्ठी भर लोग होंगे जिन्होंने डीप वर्क की आदत डाली, जटिल चीजों को तेजी से सीखना और एआई जैसी मशीनों को निर्देशित करना सीख लिया। और दूसरी तरफ वो बड़ी भीड़ होगी जो सिर्फ शैलो डिस्ट्रैक्शंस में उलझी रही और धीरे धीरे अप्रासंगिक हो गई। तो अब सोचने वाली बात यह है कि आने वाले समय में कोई भी इंसान इन दोनों में से किस तरफ खड़ा होना चाहेगा।